राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल पर, और आधुनिक काल में संस्मरण और रेखा चित्र विधा पर हम बात करने वाले हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी बेहद खास होने वाली है। संस्मरण और रेखा चित्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज पहले थोड़ी सी बात करते हैं संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो संस्मरण और रेखा चित्र सामान्यतः एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों में इतनी बारीकियां हैं कि संस्मरण के जो लक्षण होते हैं वो रेखा चित्र में मिलते हैं, और रेखा चित्र के लक्षण होते हैं वो संस्मरण में मिलते हैं। एक ही कृति संस्मरण के अंतर्गत भी आ सकती है और वही कृति रेखा चित्र के अंतर्गत भी आ सकती है। अब उसका कारण क्या है? कारण ये है कि संस्मरण आत्मकथा के निकट की विधा है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, लेकिन संस्मरण में यादें लिखता है दूसरे के बारे में, जिसमें खुद एक पात्र होता है लेकिन दूसरे के बारे में लिखता है। अब संस्मरण है वो आत्मनिष्ठ विधि हो गई, अर्थात अपने से जुड़ी हुई विधि। अब जो रेखा चित्र है वो वस्तुनिष्ठ विधि है। यदि कोई संस्मरण व्यक्ति अपने को वस्तुनिष्ठ बनाकर लिख दे तो वो रेखा चित्र हो जाएगा, और यदि कोई रेखा चित्र है और उसमें वस्तुनिष्ठता की जगह कहीं आत्मनिष्ठता आ गई तो वो संस्मरण हो जाएगा। इसीलिए संस्मरण और रेखा चित्र दोनों विधाएं साथ साथ पढ़ी जाती हैं, और इसीलिए जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे डॉक्टर बच्चन से हैं या अन्य की किताबें हैं, उनमें संस्मरण विधा और रेखा चित्र विधा अलग नहीं दी है। उन्होंने एक साथ ही लिखा है संस्मरण रेखा चित्र, अर्थात संस्मरण और रेखा चित्र मिलाकर लिखे हैं और दोनों ही उसमें प्रयुक्त किए हैं। लेकिन ये सब समानताएं असमानताएं होने के बावजूद भी रेखा चित्र में और संस्मरण में अंतर भी है। तो रेखा चित्र में और संस्मरण में अंतर क्या है? अंतर यही है कि लेखक जब आत्मनिष्ठता के साथ लिखता है तो वो संस्मरण होता है, और वस्तुनिष्ठता के साथ लिखता है तो वो रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं और संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोयर्स कहते हैं। ठीक है, याद से संबंधित होता है। अब रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है, और शब्द चित्र कहा जाता है इसलिए क्योंकि रेखाएं सी बनती हैं जो शब्दों के माध्यम से बनती हैं। ये कला के क्षेत्र से आया है, चित्रकला। स्केच का मतलब होता है चित्रकला, लकड़ी की पेंसिल से स्केच बनाना। तो इसमें भी शब्दों से स्केच बनाए जाते हैं, इसलिए इसे रेखा चित्र नाम दिया गया है। चलिए, तो हम इसे अभी कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं और क्लास भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो चलिए सीधे सीधे हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं बिना किसी देर के। चलो भाई, आज की प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपने साथियों को क्लास शेयर कर दिया करें। 8:30 बजे से क्लास रहती है। ठीक है, आपका लक्ष्य 100 है, हमारा भी है और आपका भी है। हम तो शेयर करते ही हैं भाई, और वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस हमने इसलिए कर रखा है कि थोड़ा सा भाई पढ़ाने में मन लगता रहे। ठीक है, और मन लगता रहेगा तो आपका भी भला होगा थोड़ा सा, और हम भी चाहते हैं भला करें। ठीक, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। वैसे तो बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी यह है संस्मरण एवं रेखा चित्र। चलो, ये देखिए, संस्मरण एवं रेखा चित्र पर आधारित बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं हम। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, रेखा चित्र होते हैं, रेखा चित्र होते हैं। चलो भाई, रेखा चित्र होते हैं, बता दीजिए। वैसे हमने चर्चा कर ली है तो उससे ही आपको कई प्रश्न तो उसी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेखा चित्र कैसे होते हैं? रेखा चित्र आत्मपरक या आत्मनिष्ठ, एक ही बात है। चाहे आत्मपरक कह लो चाहे आत्मनिष्ठ कह लो, एक ही बात है। निबंधात्मक, वस्तुपरक, वस्तुनिष्ठ, दोनों में एक ही बात है। समस्यात्मक।
ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की थी और हमारी चर्चा का उद्देश्य भी यही था। यदि हम क्लास करने के बाद प्रश्नोत्तरी रखेंगे तो आप सारे 100% प्रश्न अपने आप कर देंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको बता दिया, आपको इसका उत्तर आ रहा होगा। रेखा चित्र कैसे होते हैं? वस्तुपरक होते हैं। ठीक है, रेखा चित्र कैसे होते हैं? वस्तुपरक होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं। और संस्मरण होते हैं आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ क्या होता है? संस्मरण। याद रखेंगे, अभी हमने आपको चर्चा में ले लिया है ये बात। ठीक है, संस्मरण आत्मनिष्ठ होते हैं या आत्मपरक होते हैं। आत्मपरक का मतलब जिसमें अपने से संबंधित ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक है, और वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जहाँ अपने को थोड़ा अलग रखा जाता है। वास्तविकता है वो लिखेंगे लेकिन अपने को सम्मिलित नहीं करेंगे, अपने को जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आत्मनिष्ठ का मतलब स्वयं को जोड़कर लिखना। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रेखा चित्र से संबंधित। दोनों प्रश्न आपको पता लग गए, रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है। इसी से एक विशेष अंतर, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या है, तो ये प्रश्न अपने आप में ही एक अंतर बता रहा है। अंतर तो वैसे कई हैं, आगे और भी प्रश्न हैं, हम चर्चा में सब ले लेंगे तो प्रश्नों का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए तो इस प्रश्न से ही आप सीधे सीधे कोई पूछे कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या है, तो रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ होते हैं और संस्मरण आत्मनिष्ठ होते हैं। अर्थात लेखक अपने से जोड़कर चीज़ें लिखता है तो वो हो गया संस्मरण, और अपने को तटस्थ कर देता है, अलग कर देता है, तब लिखता है तो वो हो गया रेखा चित्र। ठीक है, ये वस्तुओं से संबंधित भी हो सकता है और व्यक्तियों से संबंधित भी हो सकता है, चाहे रेखा चित्र हो चाहे संस्मरण हो। चलो, अब पहला प्रश्न हो गया, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। बेहद खास, इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है क्लास। आज की क्लास बहुत शानदार है। सभी साथियों का स्वागत है, सभी साथी जुड़ें और सभी साथी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए। पद्मसेन शर्मा को हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों का प्रवर्तक माना जा सकता है। पद्मसेन शर्मा को हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों का प्रवर्तक माना जा सकता है। कथन किसका है? वाह भाई वाह। ठीक है, यहाँ हलंत होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी छोटी सी गलती हो गई है। चलो बताइए, दोनों ही देखो एक साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संस्मरण। वैसे दोनों के अलग अलग प्रवर्तक भी हैं, हम पढ़ेंगे उन्हें, लेकिन इस वाक्य में तो एक ही है। इस वाक्य में एक ही है। वैसे दोनों के अलग अलग प्रवर्तक भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, हम भी चर्चा करेंगे कि संस्मरण का प्रवर्तक किसे माना जाता है और रेखा चित्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। लेकिन ये प्रश्न ये कहता है कि पद्मसेन शर्मा को हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों का प्रवर्तक माना जा सकता है। बच्चन सेन, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, देवी शंकर। बताओ। ये देखो मच्छर भाई साहब आ जाते हैं और ये देखो लिख जाते हैं। उत्तर बताने आए होंगे कौन सा उत्तर सही है। बच्चन सेन, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, देवी शंकर। बताइए ABCD। थोड़ा समय भी देंगे हम, क्योंकि प्रश्नोत्तरी एकदम खास और इम्पोर्टेंट है और प्रश्न भी एकदम लाजवाब है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए विकल्प ही सही हो जाएगा। डॉक्टर बच्चन सेन ने ये कथन कहा है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सेन कहते हैं कि पद्मसेन शर्मा को हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों का प्रवर्तक माना जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला ही विकल्प सही हो गया, ए विकल्प सही है, डॉक्टर बच्चन सेन। ठीक है, इनके कथन बहुत पूछे भी जाते हैं और ऐसे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तब भी हमने कह दिया था, तो उस चर्चा से भी इसका उत्तर निकल आएगा। बच्चन सेन ने दोनों को एक साथ ही लिखा है और एक साथ ही इनका प्रयोग भी किया है अधिकांशतः। चलिए, ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, जंगल में अगर कोई जानवर सबसे कम खतरे का काम करता है तो शेर, वह सर्वभक्षी, यहाँ भक्षी आएगा, सर्वभक्षी है, प्रकृति का मेहतर है। ठीक है, वैसे हम इतना भी प्रश्न बनाना चाह रहे थे कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा है। अब प्रकृति का मेहतर इतना छोटा प्रश्न भी बन जाएगा, प्रकृति का मेहतर किसे कहा है, तो प्रकृति का मेहतर कौन है? शेर। किसने कहा है? अब बस इसलिए ये प्रश्न कंफ्यूज करेगा कि सामान्यतः जब हम
पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ते हैं, EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज करते हैं, जब हम पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं कि प्रकृति का महत्तर कौन है, तब हम पढ़ते हैं गिद्ध को। ठीक है, ठीक, गिद्ध प्रकृति का महत्तर, या कवक आदि होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय अध्ययन वाली चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं वो पर्यावरणीय अध्ययन में आएंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं जंगल में अगर कोई जानवर सबसे कम खतरे का काम करता है तो सियार। मतलब जंगल में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सब खतरे के काम करते हैं, लेकिन सबसे कम खतरे का काम कौन करता है? सियार। ठीक है, सबसे कम खतरे का, वह सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब सब कुछ खा लेता है, जो मिल जाए उसे ही खा लेगा। शाकाहारी मिले तो शाकाहारी, मांस मिल जाए तो मांसाहारी, ठीक है, फसलें मिल जाए तो वैसा। ठीक, प्रकृति का महत्तर है, यही सियार क्या है? प्रकृति का महत्तर। यह कथन किसका है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा कमलेश सिंह है यहाँ पर। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा कमलेश। चलिए बताइए, शानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कथन है। ये किनका है? थोड़ा सा समय हम आपको देंगे। ये कथन किसका है आप बताएं, जरूर बताएं, अवश्य बताएं। ठीक है, जंगल में अगर कोई जानवर सबसे कम खतरे का काम करता है तो सियार। वह सर्वभक्षी है, प्रकृति का महत्तर है। ठीक है, और इसीलिए प्रकृति ने उसे और भी सावधानी से रहने के लिए बनाया है। बहुत सावधानी से रहता है सियार, बहुत सावधानी से रहता है। आपने देखा होगा, एकदम चौकन्ना रहता है और किसी पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, चौकन्ना रहता है, ठीक है, सावधानी से रहता है। प्रत्येक स्थान को शक और सावधानी से देखने की उसकी बाण है। कंजूस और चालाक सूदखोर जिस प्रकार जोखिम की जगह रुपया नहीं लगाता, उसी प्रकार सियार जोखिम की बात से दूर रहना पसंद करता है। जैसे कोई इसी की तुलना की है कंजूस सूदखोर, कंजूस सूदखोर। सूदखोर का मतलब कंजूस सूदखोर, इसकी तुलना कैसे की गई है? सियार से। ठीक है, ये कहते हैं कि जिस प्रकार से सूदखोर का मतलब होता है ब्याज पर पैसा देने वाला, तो कंजूस ब्याज पर पैसा देने वाला ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाता जहां खतरा हो, जहां से उसे उम्मीद है कि यहाँ से पैसा हमारा लौट आएगा, वहां पैसा देगा, उस व्यक्ति को देगा पैसा, और उसे लगे कि यहाँ पैसा देने के बाद हमारा पैसा नहीं लौटेगा, तो उसे वो पैसा नहीं देता, शक से देखता है हर व्यक्ति को। ऐसे ही सियार हर स्थान को, हर वस्तु को शक से देखता है। जहाँ भी देखा होगा इधर देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, कहीं कुछ है तो नहीं, बहुत शक करता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ए विकल्प सही है। जिन्होंने ये उत्तर दिया उनका बिल्कुल सही है, श्री राम शर्मा। ठीक है, शिकार लेखक हैं श्री राम शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। चलिए, तीसरे का ए विकल्प सही। अब चलते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चलो भाई, चौथा देख लो, अब चौथा देख लो भैया जी। चलो, चौथा क्या है? अंधी चमारिन। हमने देखो एक बार में ज्यादा तथ्य लेने की कोशिश की है। हट जाओ भाई, पढ़ा लेने दो, क्यों डिस्टर्ब कर देते हो आके। चलो, अंधी चमारिन, ठीक, 4 सिपाही, सुजान अहीर के लेखक हैं। बताइए, अंधी चमारिन, 4 सिपाही, ये रेखा चित्र ही हैं, संस्मरण रेखा चित्र। अंधी चमारिन, 4 सिपाही, सुजान अहीर के लेखक हैं महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए, ABCD कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अंधी चमारिन, 4 सिपाही, सुजान अहीर, ये अलग अलग हैं, हमने बॉक्स में बंद कर रखे हैं।
के लेखक कौन हैं? बताओ। ए, बी, सी या डी? महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है इसके लेखक? बताओ। अलग अलग पूछा जा सकता है। अंधी चमारिन के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा? बिल्कुल नहीं। पद्म सिंह शर्मा, जिन्होंने ये उत्तर दिया उनका बिल्कुल गलत है। जिन्होंने श्रीराम शर्मा बताया है उनका भी बिल्कुल गलत है। अंधी चमारिन के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी। चार सिपाही के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी। सुजान अहीर के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी। ये तीनों किसने लिखे हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नया भी होगा कुछ विद्यार्थियों के लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए नया हो सकता है। चलो चलिए भाई, चलिए। इसमें बेनीपुरी के गांव के परिचितों के आत्मीय चित्र हैं। बेनीपुरी बोले तो राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, जब बेनीपुरी बोलेंगे हम तो क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है इनके संस्मरण और रेखा चित्र। इसमें बेनीपुरी के गांव के परिचितों के आत्मीय चित्र हैं, मतलब चित्र हैं, इसका मतलब क्या हो गया? चित्र से सीधे सीधे क्या होगा? रेखा चित्र। ठीक है, चित्र का मतलब रेखा चित्र। अब बताइए, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, ये चारों ही रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। बताइए अब इनमें से कौन सी रचना है जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने गांव के जो परिचित लोग हैं उनके चित्र बनाए हैं? चित्र बनाने का मतलब उनके चित्र, रेखा चित्र लिखा है उनके ऊपर। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। इसमें बेनीपुरी के गांव के परिचितों के आत्मीय चित्र हैं, बहुत आत्मीयता के साथ वर्णन किया है। बताओ, माटी की मूर्तें हैं, गेहूं और गुलाब है, मील के पत्थर या लाल तारा? बहुत बढ़िया। ये तो भाई, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न बना, ये तो शानदार प्रश्न है। आत्मीय चित्र बनाए हैं बेनीपुरी जी ने, तो इसमें बताओ। चलो, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा माटी की मूर्तें। कौन सा सही होगा? बी विकल्प। अब माटी की मूर्तें का मतलब क्या है? माटी का मतलब है जन्मभूमि, मिट्टी। अपने जन्मभूमि की जो मूर्तें हैं वो लिखी हैं इसमें, अर्थात गांव के जो परिचित लोग हैं उनके आत्मीय चित्र लिखे हैं, अर्थात उनके ऊपर रेखा चित्र लिखा है, माटी की मूर्तें। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो, पांचवा हो गया। अब देखते हैं छठा। ये है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। अन्नपूर्णानंद, अन्नपूर्णानंद होना चाहिए, अन्नपूर्णानंद लिख दिया है, अन्नपूर्णानंद। ठीक है, एक ही मात्रा गलत लगी हुई है। ये एक ही मात्रा नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा अन्नपूर्णानंद। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ये है नाम सही। ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें सेम मिल जाएगा, पीडीएफ हम आपको देंगे, उसमें शुद्ध मिलेगा। यहाँ प्रिंटिंग में गलती हो गई है भैया से। व्यंग्य प्रधान रेखा चित्रकार, पशु प्रधान रेखा चित्रकार, सामाजिकता प्रधान रेखा चित्रकार, आत्मपरक रेखा चित्रकार, इनके नीचे भी यहाँ रेखा चित्रकार लिखा जाना है। ठीक है, बताओ अन्नपूर्णानंद किस प्रकार के रेखा चित्रकार हैं? अन्नपूर्णानंद रेखा चित्रकार हैं, इन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं। किस प्रकार के लिखे हैं? व्यंग्य प्रधान रेखा चित्र
या पशु प्रधान रेखा चित्र या सामाजिकता प्रधान रेखा चित्र या आत्म परक रेखा चित्र लिखे इन्होंने, बताओ। अब बताइए, शानदार प्रश्न है, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार प्रश्न है। बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। अन्नपूर्णानंद, अन्नपूर्णानंद। चलिए हम बताए दे रहे हैं। जिन लोगों ने आत्मपरक उत्तर बताया उनका गलत, सामाजिकता प्रधान बताया उनका भी गलत, पशु प्रधान बताया उनका भी गलत, और जिन्होंने कहा कि ये व्यंग्य प्रधान रेखा चित्रकार हैं उनका सही, अर्थात ए विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? ए विकल्प। अन्नपूर्णानंद कैसे हैं? व्यंग्य प्रधान रेखा चित्रकार हैं। चलिए छठा प्रश्न हो गया, शानदार। बाजे पायलिया के घुंघरू, बहुत आता है, अभी पिछली साल असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। बाजे पायलिया के घुंघरू, हरिशंकर परसाई, अन्नपूर्णानंद, यहाँ भी वही लिख गया है धोखे में, बेढब बनारसी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बताओ बाजे पायलिया के घुंघरू किनकी है? ये रचना किसकी है? बाजे पायलिया के घुंघरू किसने लिखा है? बताओ। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू बहुत शानदार है, बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत। ठीक है, बताओ। बताओ भाई बताओ, बाजे पायलिया के घुंघरू किसका है? चलो बताओ। तो बाजे पायलिया के घुंघरू ए बी सी डी, इनमें 3 ये गलत हैं, डी विकल्प सही है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। यदि आप चाहें तो इनका एक और लिख लेना, ठीक है। वैसे तो आगे चर्चा होगी, कभी तब होती रहेगी। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ठीक है भाई। जब कन्हैया लाल की कृपा होगी, जब कन्हैया लाल की कृपा होगी, कन्हैया की कृपा होगी, तो माटी तो सोना हो ही जाएगी। क्या हो गई? माटी, माटी हो गई सोना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और इनके संस्मरण और रेखा चित्र, ठीक है। माटी हो गई सोना, और जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई, ठीक है, जिंदगी मुस्काई, ठीक। इसके बाद अगला, दीप जले, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ठीक है। माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे, ठीक है। और एक और लिख लो, अब इतने लिख ही लिए तो एक और लिख लो, भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे, ठीक है। अब ये हो गए आपके सामने 5, नोट कर लेना पांचों, ठीक। बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने ही लिखा है माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे और भूले हुए चेहरे, ठीक है। भूले हुए चेहरे भी इन्होंने ही लिखा है। चलो भाई, अब हो गए 7 प्रश्न। अब देखेंगे 8वां। 8वां देखो भाई, परिव्राजक की प्रजा, परिव्राजक की प्रजा, परिव्राजक की प्रजा बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब ये किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का। इसके लेखक पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ठीक। एक प्रश्न तो प्रश्न में ही बन गया। परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी का है ये, ठीक है। अब ये रचना किनकी है?
परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी की। अब इस परिव्राजक की प्रजा में शांतिप्रिय द्विवेदी स्वयं और यहाँ रिक्त स्थान डॉट 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 प्रमुख व्यक्ति हैं। मतलब इस परिव्राजक की प्रजा में दो पात्र मुख्य हैं। कितने पात्र हैं? दो पात्र मुख्य हैं। परिव्राजक की प्रजा में पात्र कितने हैं मुख्यतः? दो। अब दो पात्र में एक पात्र तो परिव्राजक की प्रजा में स्वयं शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, जो इसके लेखक भी हैं। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी। अब इनके अलावा दूसरा पात्र कौन सा है? इनकी बड़ी बहन कलावती, इनके पिता, इनकी बुआ रामवती या इनकी माँ श्रीवती। बताओ भाई। बहुत शानदार है, वाह भाई वाह, एकदम प्रश्नोत्तरी, बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तरी है। आप भी कहोगे कि हाँ प्रश्न आए हैं कहीं से, और प्रश्न सर लेके आते हैं, मेहनत करके लाते हैं, गोता लगा लगा के लाते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं और एनर्जी भी बर्बाद करते हैं। ठीक है, समय शक्ति दोनों, समय का भी और शक्ति का भी। अब आपके लिए बर्बाद नहीं है, आपके लिए क्या है? सदुपयोग करने के लिए, आपके भले के लिए हम अपना समय बर्बाद करते हैं। अब हम इसे बर्बाद कहें तो भी तौहीन होगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई में लगा रहे हैं और आपके हित में लगा रहे हैं, तो हम इसे बर्बाद इसका सदुपयोग कहेंगे। समय का सदुपयोग करके व्यस्ततम समय में से, और बहुत आप अनुमान नहीं लगा सकते कितनी परिस्थितियों में से टाइम निकाल के हम आपके लिए ये सारा कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप सब अच्छे से पढ़ें और इसका लाभ लें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक, संख्या तो आपको 100 करनी है। आज का लक्ष्य तो आपके पास 100 का है। ठीक है, और हमें न कहना पड़े, और आप लोग कहते हो, आप सबका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो भी शेयर करने के लिए कहते हो या शेयर करते हो या देखते हो, सबका धन्यवाद है। ठीक है, चलो, तो दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है? परिव्राजक की प्रजा में शांतिप्रिय द्विवेदी हैं और उनके साथ उनकी बड़ी बहन कलावती। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। इसमें दो पात्र मुख्य हैं, हमने आपको बता दिया। परिव्राजक की प्रजा में शांतिप्रिय द्विवेदी और उनकी बड़ी बहन कलावती। ठीक, ये दो पात्र प्रमुखता से हैं। चलिए अगला देखते हैं, 9वां। इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। शब्द चित्र का मतलब हमने आपको सीधे से बता दिया है, क्या होता है शब्द चित्र का पर्याय? रेखा चित्र। मतलब ये है कि रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र को क्या कहते हैं? शब्द चित्र भी। चलो, तो मील के पत्थर, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये किन की रचनाएं हैं? तो ये आप तो जानते होंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी की। किनकी हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। और बेनीपुरी इनका नाम क्यों है? क्योंकि इनका गांव बेनीपुर था। ठीक है, इसलिए। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की इन रचनाओं में से कौन सी रचना ऐसी है जिसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं? बस ये बताना है। अभी हम साहित्यकारों के शब्द चित्र जानना चाह रहे हैं। बताओ, इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। बताइए भाई, बताइए। 5 सेकंड का आपके पास समय है, विचार कर उत्तर दें। A, B, C, D, ये चारों ही रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। साहित्यकारों के शब्द चित्र किसमें हैं वो आपको बताना है। गेहूं और गुलाब, बताओ। गेहूं और गुलाब बिल्कुल नहीं। बताओ तो फिर क्या है? बताओ, गेहूं और गुलाब नहीं। इस पे हमने एक बार चर्चा कर ली है। गेहूं और गुलाब, पहले गेहूं की ओर बेनीपुरी जी प्रभावित होते हैं, झुकते हैं, फिर गुलाब की ओर। ये काय का प्रतीक है और ये काय का प्रतीक है। ठीक है, गुलाब क्या है? संस्कृति का प्रतीक है। ये काय का है? आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। ठीक है, ये काय का प्रतीक है? पेट का है।
ये काहे का है? मस्तिष्क का है। ठीक है, पेट पर मस्तिष्क की विजय बताना चाह रहे हैं। लाल तारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मील के पत्थर, मील में पत्थर कौन लग गए? जो साहित्यकार हैं, साहित्यकारों के पत्थर लगे हैं, मील के पत्थर। ठीक है, साहित्यकार बन जाते हैं समाज के लिए मील के पत्थर। तो मील के पत्थर इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। ठीक है, चलो 9वां प्रश्न हो गया। अब देख लो। अरे हटो हटो भाई मच्छर। ये देख लो, स्मृति की रेखाएं में है। बताओ, स्मृति की रेखाएं, ये तो जानते ही होंगे आप, इसके रचनाकार कौन हैं? स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। ठीक है, सीधे सीधे रचनाकार पूछे जाते हैं तो कौन है? महादेवी वर्मा। अब इसमें क्या है स्मृति की रेखाओं में? हनुमान की स्पर्धा करने वाली भक्तिन, पर्वत पुत्र जंघिया, मेधावी बालक मुन्नू और वात्सल्यमयी गुंगिया, उपयुक्त सभी। अब बताओ इनमें कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? बताइए भाई, स्मृति की रेखाएं में क्या है? मेधावी बालक मुन्नू और वात्सल्यमयी गुंगिया या पर्वत पुत्र जंघिया? ठीक है, जंघिया है। हनुमान की स्पर्धा करने वाली भक्तिन, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भक्तिन किसकी स्पर्धा करने वाली है? तो हनुमान की। ठीक है, पर्वत पुत्र कौन था? जंघिया। जंघिया किसका पुत्र है? पर्वत पुत्र है। मेधावी कौन है? बालक मुन्नू, या मेधावी बालक का नाम क्या है? मुन्नू। वात्सल्यमयी कौन है? गुंगिया। गुंगिया कौन है? कैसी है? वात्सल्यमयी है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा के इस स्मृत चित्र में, रेखा चित्र में कौन सा विकल्प सही होगा? ये भी है, ठीक है, और ये भी है, और ये भी है। अर्थात विकल्प सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी। 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। उपर्युक्त सभी हैं इसमें। ठीक है, स्मृति की रेखाओं में सभी हैं ये। चलो 10 हो गए, तो अब 11 पे भी चलते चलो। 11 में देखते हैं शानदार सा प्रश्न। पंत, निराला, गुप्त, सुभद्रा। पंत बोले तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, पंत का नाम क्या होगा? पूरा नाम नहीं लिखा है समयाभाव के कारण। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सब नाम आप जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप सब जानते हैं। गुप्त, गुप्त का यहाँ मतलब है मैथिली सरल गुप्त। ठीक है, मैथिली सरल गुप्त। और यहाँ गुप्त में ही सियाराम सरल गुप्त भी, सियाराम सरल गुप्त। ठीक है, अब सुभद्रा, सुभद्रा का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जीवनी याद है? मिला तेज से तेज, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी आपको कराई थी हमने, परीक्षा में आएगी। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज। ठीक है, आने वाली है ये। चलो, अब इन सब के संस्मरण महादेवी वर्मा की किस रचना में है? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ए और बी दोनों। बताओ ए, बी, सी, डी कौन सा सही है? बताइए, बताओ ए, बी, सी, डी। अब इस प्रश्न की तरह ऐसे भी आ जाता है प्रश्न, ये कई बार ऐसे भी आता है कि किस रचना में समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण हैं, या किस रचना में महादेवी वर्मा ने साहित्यकारों के संस्मरण लिखे हैं, उस रचना का नाम बताओ। तो उस रचना में
महादेवी वर्मा ने लिखे हैं, उसका नाम है पथ के साथी। और साथी ये भी एक साहित्यकार थी महादेवी वर्मा। और जब ये महादेवी वर्मा साहित्यकार थी तो उसी समय के लगभग साथी समय के हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे। तो पथ के साथी का मतलब ये भी साहित्यकार, ये भी साहित्यकार, एक ही रास्ते पर जाने वाले हैं, तो इन्होंने पथ के साथी नाम से ये लिखा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको भी पता होगा, आप निर्णय करेंगे कैसा प्रश्न है। हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है और हम तो अच्छे लेके ही आते हैं, और हम तो भाई गुणगान करेंगे अपना गुणगान करेंगे अपने मुंह से, कोई करे न करे। ठीक है, कोई न करे, लेकिन ये निर्णय आपको करना है कि हम सही गुणगान कर रहे हैं या झूठा कर रहे हैं। ठीक है, सेखी तो नहीं बगा रहे हैं कहीं। रामा, बिंदा, साविया, बिट्टो, भीषा, अलोपी। देखो इन नामों से लगता है ये अपने समय के प्रचलित नाम रहे होंगे। घीसा, अलोपी, बिट्टो, सविया, बिंदा, रामा। ठीक है, बदलू, रदिया। रदिया कैसी? बदलू, बदलू, रदिया, लक्ष्मा। आदि के चित्र किस रचना में हैं? मतलब ये रेखा चित्र हैं। ठीक है, रेखा चित्र के पात्र मान लो या मुख्य रेखा चित्र मान लो। जैसे भक्तिनाद रेखा चित्र, छोटे छोटे रेखा चित्र महादेवी वर्मा जैसे ही। अब इनमें देखो कौन सी रचना है। ये है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, रेखाएं बोल उठी। अब बताओ ये संकलित हैं कहाँ पर? ये रेखा चित्र किस रचना में संकलित हैं? बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई परीक्षा के लिए। रामा, बिंदा, साबिया, बिट्टो, घीसा, अलोपी, बदलू, रधिया, लक्ष्मा। इनमें से एक नाम भी आ सकता है या सब आ गए। हमने तो सब इकट्ठे रख दिए हैं क्योंकि अधिक प्रश्न न बने, मतलब एक प्रश्न में अधिक तथ्य आ जाए, कम प्रश्न बनाने पड़े। तो रामा अकेला पूछा जा सकता है। रामा रेखा चित्र कौन से में संकलित है? या बिंदा कौन से में संकलित है? सविया कौन से में है? बिट्टो कौन से में है? घीसा, आलोपी, ये सब एक में ही है। स्मृति की रेखाएं नहीं, अतीत के चलचित्र हाँ, माटी की मूर्तें नहीं, अर्थात रेखाएं बोल उठी ये भी नहीं है। बी विकल्प सही है, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। ठीक है, शानदार प्रश्न है, शानदार। अतीत के चलचित्र बहुत बढ़िया है। अतीत के चलचित्र, अब ये किनका है ये तो आप जानते ही होंगे। ये किनका है ये तो आप जानते ही होंगे या बताना पड़ेगा? बताओ भाई, अतीत के चलचित्र किनका है? तो अतीत के चलचित्र तो आप जानते ही होंगे किसका है? महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का। अब हम बात करें यदि स्मृति की रेखाएं, तो ये किनका है? ये भी महादेवी वर्मा का। ठीक है, माटी की मूर्तें, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, किनका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। माटी की मूर्तें किनका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। ये सब आपको नोट करना है। ये सब आपको नोट करने हैं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे यदि ये पूछ लिया जाए स्मृति की रेखाएं किसकी हैं
तो कह रहे ये सर ने तो प्रश्न कराया ही नहीं था कि इसमें, अरे हमने बता दिया ना, महादेवी वर्मा की। यदि आता है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, अतीत के चलचित्र। चलो ये और वे, बहुत बढ़िया। कौन कौन, ये और वे, ये और वे, बताओ ये और वे के रचनाकार कौन है। ये और वे, ये और वे के रचनाकार कौन हैं, जैनेन्द्र, कमलेश्वर, दूधनाथ सिंह, मधुरेश। देखो दूधनाथ से है, यहाँ भैया जी से गलती हुई है, पंकज भैया ने लिखी है, पीपीटी लिखते हैं वो, ऊ की मात्रा आएगी। और ये कंप्यूटर में वो टाइप करते हैं, अंग्रेजी में टाइप करते हैं और हिंदी में आता है, तो उस चक्कर में कई बार गलत हो जाता है। लिखना तो सही चाहते हैं लेकिन लिख जाता है गलत उसमें। ठीक है, तो एक बात और हम आपको बता दें, ये ऊ की मात्रा है और ये ऊ की मात्रा है। और ये हम बहुत देखते हैं जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो जहाँ ऊ की मात्रा होनी चाहिए वहाँ ऊ की मात्रा लगाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। आप, हमने टोका नहीं, आप ये कहेंगे कि अरे टोकते हैं कमेंट करते समय, और फिर हर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो हर विद्यार्थी को नहीं टोक सकते, अच्छा भी नहीं लगता है सबके सामने टोकना। ठीक है, गलती हो तो गलती किसी की भी हो, अकेले में बतानी चाहिए। गलती अकेले में बताओ, अब अकेले में तो बता नहीं सकते, इसलिए हम जब क्लास चलती है तो उस समय हम आपको नहीं टोकते हैं। लेकिन आप लोग बहुत बहुत अशुद्ध लिखते हैं। कोशिश करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं पानी नहीं बरस रहा है, कहीं भागना नहीं है, पढ़ो, सुकून से पढ़ो। समय का क्या करना है बताओ, क्या करना है भाई, समय का सदुपयोग पढ़ाई में है। अब पढ़ाई में भी आप भाग रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, तो मतलब क्या है। ठीक है, कई भैया लोग ये कह देते हैं अरे सर आप 20 प्रश्न कराने में ये घंटा लगा देते हैं, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो भाई बहुत स्लो पढ़ाते हैं, इतना पढ़ा देते हैं, 20 प्रश्नों में हम आपको कम से कम 100 प्रश्न बता देते हैं, और 100 प्रश्न हम 1 घंटे में बताते हैं, 60 मिनट में। तो बताओ क्या स्लो हैं क्या, इससे अच्छा और क्या होगा। 100 प्रश्न से ज़्यादा ही आपको, आप हमारे 20 प्रश्नों की वीडियो देखेंगे और इस प्रश्न में भी हम आपको बता रहे हैं 100 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो समय दीजिए, समय की महत्ता इसी में है, समय की उपयोगिता इसी में है कि आप उसे पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, और पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह समय खर्च कर रहे हैं। हाँ, रील्स बढ़ाने में पता भी नहीं लगेगा आपको 1 घंटा कब हो गया, 20 मिनट कब हो गए, 10-10, 20-20, 50-50 सेकंड की रील्स को पढ़ने में, या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर इस तरह से समय की बर्बादी कर रहे हो तो वो अनुचित है। और यदि आप पढ़ाई में कर रहे हो, भले ही हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन बात तो पढ़ाई की कर रहे हैं, बात तो उद्देश्य की कर रहे हैं, सुधार की कर रहे हैं, उन्नति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मात्राएं आप लिखते समय आप शुद्धता का ध्यान रखेंगे। ये और वे के रचनाकार जैनेन्द्र, कमलेश्वर, दूधनाथ सिंह या मधुरेश, ये बता दो, ये और वे के रचनाकार कौन है, बताओ भाई बताओ, बताओ भाई बताओ, भाई बताओ, भाई बताओ। ये और वे, ये और वे बहुत शानदार है, ये और वे बताओ। चलो अब हम बता रहे हैं आपको, आप बताओ या ना बताओ। ठीक, 13वें का ए विकल्प सही है, ये और वे जैनेन्द्र, इनकी रचना है जैनेन्द्र की, बहुत महत्वपूर्ण है ये और वे। ठीक, याद रखेंगे, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र याद कैसे रखेंगे, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र होते हैं वो ये और वे करते हैं, ये अच्छा है, ये वो ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं वे अच्छे नहीं हैं, मतलब पानी भी पिएंगे तो छान के। और ये तो बहुत अच्छी बात होती है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के है। हर किसी को गुरु मत बनाओ, और यदि किसी को गुरु बनाना है तो पहले परख लो, जांच लो, गुरु बनने के योग्य है तो उसे गुरु बनाओ, अन्यथा नहीं।
तो गुरु करो जान के पानी पियो छान के जैनेन्द्र की रचना है ये और वे। अब कमलेश्वर की रचना हमें बता दीजिए भाई क्या है। तो कमलेश्वर की रचना हम बताए दे रहे हैं। कमलेश्वर की रचना क्या है? दूसरा विकल्प है कमलेश्वर, तो कमलेश्वर की रचना क्या है आपको हम बताए दे रहे हैं। चलो क्या है? अपनी निगाह में, अपनी निगाह में, ये है कमलेश्वर की रचना। ठीक है, अपनी निगाह में। अब वह दूधनाथ से हैं। अब कौन है? दूधनाथ से हैं। तो भाई दूधनाथ सिंह की रचना भी देख लो। लौट आओ धार, लौट आओ धार। ठीक है, दूधनाथ सिंह। और अब बचे मधुरेश, तो मधुरेश की भी देख लो भाई। मधुरेश, मधुरेश की याद जो आईना है, क्या है? मधुरेश की याद जो आईना है। ठीक है, कितना सुंदर सुंदर लिखा है। चलो, याद जो आईना है, बहुत बढ़िया। ये हो गया मधुरेश का। तो ये 4 हो गए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। अब चलेंगे हम 14वें प्रश्न की ओर। चलो भैया, हम तो औरों के बहाने, औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं। औरों के बहाने तथा वे देवता नहीं हैं के रचनाकार। ये अलग अलग 2 कृतियां हो गई, अलग अलग 2 रचनाएं हो गई। ठीक है, एक रचना औरों के बहाने और दूसरी रचना वे देवता नहीं हैं के रचनाकार कौन है? प्रतिभा अग्रवाल, राजेंद्र यादव, पद्मा सचदेव, बिंदु अग्रवाल। बहुत शानदार प्रश्न है, बता दीजिए भाई, बताइए इनमें से कौन है? बहुत शानदार, बताओ भाई बताओ। बताओ, बताओ। औरों के बहाने तथा वे देवता नहीं हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? पहले प्रतिभा अग्रवाल की हम बात कर लें। प्रतिभा अग्रवाल की बात कर लें तो प्रतिभा अग्रवाल की रचना कौन सी है? सृजन का, सृजन का सुख दुख, सृजन का सुख दुख। ठीक है, ये प्रतिभा अग्रवाल की रचना है, सृजन का सुख दुख। देखो, सृजन का मतलब क्या होता है? जब कवि या लेखक कोई रचना लिखता है तो ऐसा बताया जाता है जैसे प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा बहुत भयंकर होती है, और जब तक प्रसव न हो जाए, बच्चे को जन्म न हो जाए, तब तक माँ को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे ही बताया जाता है जब कोई रचनाकार रचना लिखता है और रचना जब तक पूरी न हो तब तक वो परेशान रहता है, तब तक उसे ऐसे दर्द होता है जैसे प्रसव पीड़ा, मतलब तब तक उसे चैन नहीं आता। तो ये सृजन का सुख दुख क्या है? ठीक है, ये प्रतिभा अग्रवाल। अब राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव के ये दोनों हैं। ठीक है, औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं। राजेंद्र यादव, औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं। अब पद्मा सचदेव की बात कर ली जाए तो चलो, इनकी अमराई, अमराई और दीवान खाना। ठीक है, दीवान खाना। चलो भैया, अब बिंदु अग्रवाल बची, तो बिंदु अग्रवाल यादें और बातें। बिंदु अग्रवाल यादें, यादें और बातें, यादें और बातें। ठीक है,
चलो भाई, और दूसरी अरविंद अग्रवाल की दूसरी रचना और चाहिए, दूसरा संस्मरण है ये, तो यहाँ लिख लो, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, कुछ यादें कुछ चर्चाएं। ठीक है, चलो, तो ये 14वां प्रश्न हो गया। ये देखो महत्वपूर्ण संस्मरण है, कुछ रेखा चित्रों के प्रश्न हैं, कुछ संस्मरण के हैं। चलिए अब देखते हैं 15वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। असंगत है, असंगत बताना है। देखो, प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, प्रथम रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग, स्केच का अर्थ चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, अब बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। दिखने में हो सकता है सरल लग रहा हो आपको, मेरे हिसाब से तो सरल नहीं है। जिसे आ रहा है उसे तो सरल है, अब जिसे नहीं आ रहा है उसे तो सरल नहीं है। बताओ, प्रथम रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? वो प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? बोलती प्रतिमा। प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? पद्म पराग। स्केच का अर्थ बोलती प्रतिमा किनकी रचना है? बोलती प्रतिमा किनकी रचना है? ये तो आपको पहले बता चुके हैं हम। बोलती प्रतिमा किनकी रचना है? बताओ भाई बताओ। रचनाकार हम यहाँ अभी फिलहाल लिखे दे रहे हैं, श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। ठीक है। शिकार, शिकार विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, शिकार विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं बोलती प्रतिमा। ठीक, चलो अब पद्म पराग, तो पद्म पराग इनके बारे में तो आप, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, पद्म सेन शर्मा का है ये। ठीक है, पद्म सेन शर्मा का ये ग्रंथ संकलन। ठीक है, अब हम यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा संगत है, तो चलो अब हम देखते हैं, इसमें डी विकल्प सही होगा। प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा है, ये बिल्कुल संगत है 100%। दूसरा, प्रथम रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग है, ये भी सही है। ठीक है, अब स्केच का अर्थ चित्रकला होता है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ये तीनों जब संगत हैं तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, डी विकल्प। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, असंगत चुनो। चुनना है असंगत। अमित रेखाएं, अमिट रेखाएं, यह अमित रेखाएं। ठीक है, टकाता बन गया है, एक ही बात है, कोई बात नहीं भाई। अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं। सत्यवती मल्लिक, वे कैसे जीते हैं? श्री राम शर्मा। याद हो कि न याद हो, काशीनाथ सेन। लंका महाराजन अज्ञे। ये प्रश्न स्पेशली बनाएंगे हम आपके लिए अलग से, इसे नोट रखो आप, ऐसे कर लो अभी फिलहाल। लंका महाराजन अज्ञे। अब बताओ कौन सा असंगत है? ए, बी, सी या डी? असंगत बताना है आपको, इनमें से कौन सा असंगत है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में भी बहुत आता है। ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, याद हो कि न याद हो। ठीक है, घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिर, याद हो कि न याद हो। ठीक है, काशीनाथ सेन, काशीनाथ सिंह। घर का जोगी जोगड़ा, कौन? नाम वर्ष है। ठीक है, घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा। ठीक है, आज की संख्या
अब अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिक ये भी संगत है और वे कैसे जीते हैं ये भी संगत है। लंका महाराजन अज्ञे का नहीं है, ये असंगत है, अर्थात इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। लंका महाराजन ये अज्ञे का नहीं है। लंका महाराजन किनका है? ये तो भाई बहुत अच्छा है और बहुत आया है, ठीक है। यूपीपीएससी ने कई बार पूछा है, यूपीपीएससी ने ये लंका महाराजन ओमकार, ओमकार शरद, लंका महाराजन किनकी है ये रचना? ओमकार शरद की, ठीक। अब सही है, ओमकार शरद की रचना है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिख लेना। लंका महाराजन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, महत्वपूर्ण तो हमने पहले लिख दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन लंका महाराजन ओमकार शरद बहुत आता है। चलो 16 हो गए। अब देखो 17 भाई 17 देख लो। अब हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं के रचनाकार कौन हैं? हम एक उम्र से वाकिफ हैं के रचनाकार हरिशंकर परसाई, गोपाल दास, अखिलेश, अमरकोट। अमरकोट है, अमरकोट लिख दिया है भैया धोखा में, अमरकांत होना चाहिए था, अमरकांत। चलो अब सही है। बताओ 17वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? 17वें प्रश्न का ABCD बताओ भाई बताओ, बताइयो भैया बताइयो। बताओ हरिशंकर परसाई या गोपाल राय या अखिलेश या अमरकांत, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? तो अखिलेश की रचना उस दिन हमने बताई थी, अखिलेश की, अखिलेश की वो है जो यथार्थ था, यथार्थ था, वास्तविक, यथार्थ का मतलब वास्तविक, वो है जो यथार्थ था। किनकी है? अखिलेश की। अमरकांत की, अमरकांत की कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें, ठीक है, ये किनकी है? अमरकांत की, ठीक। अब गोपाल दास की भी बता दो भैया, तो इन सब की बताई रही है तो गोपाल दास की, गोपाल दास मोहे बिसरत नाही, बिसरत नाही, अरे भाई मोहे गोपाल बिसरत नाही, ठीक है, मैं गोपाल को भूल नहीं सकता। मोहे बिसरत नाही, गोपाल दास मोहे बिसरत नाही। और दूसरा, इनका दूसरा चाहो तो लिख लो, एक वो चली गई, एक वो चली गई, कौन? गोपाल की गोपाली, गोपाल की गोपिका चली गई, एक जो चली गई, ठीक है, एक जो चली गई, ठीक है, एक जो चली गई। अब हरिशंकर परसाई बचे भैया, तो हरिशंकर परसाई को यहाँ लगा दो ऐसे। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हरिशंकर परसाई का है ये, ठीक है। चलो 17 हो गया। 18 ये देखो शानदार प्रश्न आ गया। 18 यादों के झरोखे में कितने व्यक्तियों का संस्मरण है? बताओ, यादों के झरोखे में कितने व्यक्तियों का संस्मरण है?
यादों के झरोखे में कितने व्यक्तियों का संस्मरण है? बताइए भैया, बताइए, बोलिए बोलिए। बताओ, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? यादों के झरोखे में कितने व्यक्तियों का संस्मरण है? 11, 21, 31, 41। ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? 31। 31 नहीं, शुद्ध वर्तनी। ये तो 11 है, ये 21 है, ये 41 है, ये सब जानते हो आप। इसकी अशुद्ध वर्तनी उपयोग में आती है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? 31। अब यादों के झरोखे, पहले तो ये जान लो कि ये है किनका संस्मरण? यादों के झरोखे किनका है? कुंवर सुरेश सिंह। इसके लेखक कौन हैं? कुंवर सुरेश सिंह हैं, यादों के झरोखे के लेखक। अब इसमें कितने हैं बताओ? 11 नहीं, 21 नहीं, डी विकल्प सही है, 41। 41 व्यक्तियों के संस्मरण हैं। 41 महापुरुषों, 41 साहित्यकारों के संस्मरण हैं, 41 व्यक्तियों के संस्मरण हैं। डी विकल्प सही है। 18वें प्रश्न का डी सही है। और यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह का। चलो, असंगत है 19वां देख लो अब फिर से। अगला प्रश्न असंगत पूछा गया है। मैं इनका ऋणी हूं। मैं, देखो इस तरह की गलती आप भी करते हैं। मैं, यहाँ मैं ऐसा आना चाहिए। ठीक है, 2 मात्राएं। मैं इनका ऋणी हूं। इंद्र विद्या वाचस्पति, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी, निकट मन में, निकट वन में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और स्मारिका महादेवी वर्मा। बताओ कौन सा सही होगा? कौन सा असंगत पूछा गया है? बताओ भाई, असंगत बताना है। कौन सा असंगत है बता दीजिए। ए, बी, सी या डी? मैं इनका ऋणी हूँ, इंद्र विद्या वाचस्पति, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी, निकट वन में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, स्मारिका महादेवी वर्मा। चलो बताओ, संगत 3 है, असंगत 1 है। शुरू से ही देखते हैं। ये मैं इनका ऋणी हूँ, इंद्र विद्या वाचस्पति का है, बिल्कुल सही है। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का है, सही है। निकट वन में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, किनका है? अजित कुमार। किसका है ये? अजित कुमार। अगला है स्मारिका महादेवी वर्मा का है। स्मारिका बिल्कुल संगत है। ठीक है, तो असंगत कौन सा होगा? सी। अगला है 20वां। संस्मरण को अंग्रेजी में कहते हैं। संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हमने शुरुआत में ही बताया था। स्केच, पॉइंट नहीं आएगा। मेमोयर्स, रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। बताओ संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी? तो संस्मरण को अंग्रेजी में कहते हैं मेमोयर्स। बी विकल्प सही है। स्केच का मतलब क्या होता है? रेखा चित्र। स्केच का मतलब क्या होता है? रेखा चित्र। और रेखा चित्र को ही कह देते हैं शब्द चित्र। ठीक है, क्या कह देते हैं? शब्द चित्र। और मेमोयर्स संस्मरण हो गया। और रिपोर्ट, ये रिपोर्टाज शब्द जो है रिपोर्ट से बना है। एक तरह की रिपोर्ट उसमें प्रस्तुत की जाती है, इसलिए यहाँ इस शब्द को रख दिया था। चलो भाई,
तो ये हो गए 20 प्रश्न। ये 20वां प्रश्न पूरा हुआ और ये हो गया आपका पूरा पेज। ये 20 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताएं। कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। 20 में से आपके कितने सही हुए ये भी आप कमेंट करके बताएं। ठीक, इसके अलावा इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, कल रविवार है, समय मिला तो हम आपको जितनी बची हुई पीडीएफ है वो सारी शेयर कर देंगे। बता देना कौन सी आपको नहीं मिली है। ठीक है, वो सारी हम आपको कल शेयर कर देंगे रविवार को, यदि समय मिल जाता है तो। समय के अभाव में हमने नहीं कर पाया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम सारी पीडीएफ आपको दे देंगे। और आज का प्रश्न भी पूछ लिया जाए। जब ये सब चल ही रहा है संस्मरण और रेखा चित्र, तो संस्मरण और रेखा चित्र से ही हम प्रश्न पूछ लें। कमेंट बॉक्स कार्य, कमेंट बॉक्स कार्य, इसमें आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। हम आपको रचनाएं पूछे ले रहे हैं, सीधे सीधे इनके रचनाकार आपको बताने हैं। ठीक है, मेरे हृदय देव। ठीक है, ये किनकी रचना है? मेरे हृदय देव। ठीक, दूसरी बी विकल्प स्मृति लेखा। स्मृति लेखा किनकी रचना है आपको बतानी है। तीसरी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम हसमत। ठीक है, 3 हो गई। चौथी भी बता दीजिए तो फिर। चौथी, अतीत की परछाइयाँ। चौथी यहाँ लिख लो, अतीत की परछाइयाँ। परछाइयाँ ऐसे लिख दो। चलो, अतीत की परछाइयाँ चौथी हो गई। और पांचवी, गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब। ठीक है, इन 5 रचनाओं के रचनाकार आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ये एक बहुत शानदार क्लास, बहुत शानदार कंटेंट, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला कंटेंट। क्लास को लाइक करके जाएं, दोस्तों को शेयर अवश्य करें। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपको हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे कृष्ण। जय हिंदी, जय भारत।